नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में। दोस्तों, आज मैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हसन निजामी और फारूक मुद्दबिर किसके दरबारी थे? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। हसन निजामी और फारूक मुद्दबिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 तुर्किस्तान कजाख्स्तान में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा नाम कुतुब-अल-दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। यह पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का शासक। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में हो गया था। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ कमरनाथ जाति के मुस्लिम शासकों का राज था। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 घोर अफगानिस्तान में हुआ। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन था। इसकी राष्ट्रीयता ईरानी थी। मोहम्मद गौरी की हत्या की गई 15 मार्च 1206 को। दोस्तों, मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी के अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना। उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 पर था। पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर गौरी ने 1178 में आक्रमण किया, परंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हो गया। दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए। दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच किस स्थान पर और कितने लड़ाइयाँ हुई? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई, वो भी तराइन के मैदान में। और कब हुई? तो दोस्तों, पहला लड़ाई था जो 1181 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए, और उसके अगले ही वर्ष 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह से पराजित किया था। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ। जहांगीर का पूरा नाम मिर्जा नूर उद्दीन बेगी मोहम्मद खान सलीम था। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानवाई से हुआ, जो अजमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। जहांगीर का निधन 8 दिसंबर 1627 को 58 वर्ष की उम्र में हो गया था। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की चौथे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां।
शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसकी प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ। शाहजहां का पूरा नाम आज़ाद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। फ्रेंड्स, शाहजहां का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 को दिल्ली में हुआ। वह 5वें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु यह इतिहास में उनका नाम केवल इसी कारण से नहीं लिया जाता। शहंशाह का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पे लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। फ्रेंड्स, सम्राट जहांगीर के मौत के बाद छोटी सी उम्र में मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। 1627 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वह गद्दी पे बैठे। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बताया गया है। उसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी तैफ सऊदी अरब में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल के उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपाही सालार था। उसने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमी इलाकों पर हमला बोला और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीपों में आने वाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है। सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम मोहम्मद बिन कासिम अल तौफिक था। उसकी मृत्यु 18 जुलाई 715 ईस्वी मोसुल इराक में हो गया था। फ्रेंड्स, आज का छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? फ्रेंड्स, लिंगराज मंदिर आज के उड़ीसा में है। फ्रेंड्स, लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जज्जिद केसरी ने बनवाया था। यह 11वां सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? फ्रेंड्स, नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल वंश। फ्रेंड्स, नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलाल चोल ने की, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। विजयलाल ने 9वीं शताब्दी में 1850 से 1871 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। उसने 1850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज पर चढ़ाई कर दी थी। फ्रेंड्स, आज का 8वां क्वेश्चन, अमोघ वंश किस वंश से संबंधित है? अमोघ वंश राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अमोघ वर्ष का जन्म 800 ईस्वी भारत में हुआ था। अमोघ वर्ष नृपतुंग या अमोघ वर्ष प्रथम 800 से 878 ईस्वी भारत में राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक थे। वे जैन धर्म के अनुयायी थे। इतिहासकारों ने उनकी शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें सम्राट अशोक से तुलना की है। उनके शासनकाल में कई संस्कृत एवं कन्नड़ के विद्वान को प्रशय मिला, जिनमें महान गणितज्ञ महावीराचार्य का नाम
प्रमुख है। अमोघ वर्ष की मृत्यु 878 ईस्वी में हो गई थी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? फ्रेंड्स, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ अकबर की समकालीन थी। फ्रेंड्स, एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर के समकालीन थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 15 फ्रेंड्स, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट पाकिस्तान में हुआ। अकबर का पूरा नाम अबुल फहद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के को बराबर का प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ये दोनों भी अकबर के ही दरबार में थे। फ्रेंड्स, अब्दुल कादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी से आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बरूनी। फ्रेंड्स, अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की। फिर अल बरूनी का जन्म 5 सितंबर 913 ईस्वी में हुआ था बेरूनी उज्बेकिस्तान में। फ्रेंड्स, अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी था। बेरूनी 973 से 1048 एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। अल बेरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में हैं, पर उसने अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था: सीरियाई, संस्कृत, यूनानी। वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 के मध्य आया था। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए के कई अभियान में वो सुल्तान के साथ था। अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। प्रारंभ में अल बरूनी ख्वारिज्म के ममूनी शासक का मंत्री था,
क्योंकि शासक उसकी विद्वता से प्रभावित था। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों, त्योहारों और मनाने पर रोक लगा दी थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा थी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में बंगाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुसर्फ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई शासक स्थापित नहीं कर पाया। ऐसा माना जाता है कि वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? फ्रेंड्स, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। फ्रेंड्स, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने दो सैनिक मोहम्मद सलीम तथा इति खैरुद्दीन के खुद द्वारा करवा दी थी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा को, जो उसे अपने औलाद की भांति प्रेम करता था, उसे विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न करवाया। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु जनवरी 1316 ईस्वी में कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में हो गया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? फ्रेंड्स, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया। फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। कृष्णदेव राय का जन्म 17 जनवरी 1471 हम्पी में हुआ। उनका पूरा नाम कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कृतिवान राजा थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्त माल्यद साहित्य का एक रत्न है। उनकी भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंशचरितवाली तेलुगु के साथ तथा साथ संस्कृत में भी मिलती है। कृष्णदेव राय का राजकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। तेलुगु भाषा में 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे। कृष्णदेव राय स्वयं आंध्रभोज के नाम से विख्यात थे। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। फ्रेंड्स, रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यह अवधी वास्तुकला में बना है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज की अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। फ्रेंड्स, शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथे बक्सर में युद्ध में हार मिली। शाह आलम का जन्म 25 जून 1728 पुरानी दिल्ली में हुआ। शाह आलम का पूरा नाम अब्दुल्लाह जलालुद्दीन अबुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह आलम द्वितीय कहते हैं। शाह आलम द्वितीय 1728 से 1806 ईस्वी, जिसे अली गौहर भी कहा गया,
है भारत का मुगल सम्राट रहा। इसे गद्दी शाहजहां तृतीय को हटाकर मिली। यह 14 सितंबर 1803 को इसका राज ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और ये मात्र कठपुतली बनकर रह गया। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। 1759 में अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी जाने के कारण वह मुगल राजधानी दिल्ली को छोड़कर पटना की ओर भाग गए, जहां पर उन्हें अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इमाद उल मुल्क और शाहजहां तृतीय के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मेहुर निसा किस नाम से प्रचलित है? फ्रेंड्स, मेहुर निसा नूरजहां के नाम से प्रचलित है। फ्रेंड्स, मेहुर निसा शेर अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। फ्रेंड, नूरजहां का जन्म 31 मई 1577 कंधार अफगानिस्तान में हुआ। नूरजहां उर्फ मेहुरुन्निसा सिंहासन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की पत्नी के पीछे की असली ताकत बनी। उनके स्थान पर समक्ष शासन किया। पूरा नाम मेहुर-उन-निसा था। मृत्यु 17 दिसंबर 1645 लाहौर पाकिस्तान में हुआ। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवत पीपा। आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। फ्रेंड, कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य अनंतनाद, संसुरनाद, सुखनाद, नारीदास, भावनांद, भगवत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य थी, श्रुषि और पद्मावती। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अकबरनामा किस भाषा में है? फ्रेंड्स, अकबरनामा अरबी भाषा में है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा में। फ्रेंड्स, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह फारसी भाषा में है। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। यह 1573 ईस्वी में उसका प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। वह असाधारण प्रतिभा, सतर्क निष्ठा और वफादारी के बल पर अकबर का चहेता बन गया। वह शीघ्र अकबर का विश्वास बन गया और शीघ्र ही प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंच गया। अबुल फजल इब्न का ऐतिहासिक लेखन, वह एक महान राजनेता, राजनयिक और सैन्य जनरल होने के साथ साथ उसने अपनी पहचान एक लेखक के रूप में भी स्थापित किया। वह भी इतिहास के लेखक के रूप में बनाई। उसने इतिहास के परत दर परत को उजागर कर लोगों को सामने लाने का प्रयास किया। खासकर उसका ख्याति तब और बढ़ जाती है जब उसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। उसने भारतीय मुगलक कालीन समाज और सभ्यता की इस पुस्तक के माध्यम से बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। फ्रेंड्स, अबुल फजल की हत्या 12 अगस्त 1602 ईस्वी की कर दी गई। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्त।